Hello, it's me. Long time no see. And we're back with another video, episode 67 to be exact. Or I want to start this episode with a request कि हमारे एक पुराने सपोर्टर फ्रेंड आसिम साहब की वालदा का इंतकाल हो गया रिसेंटली आफ्टर विनिंग द वॉर विद कोविड, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से उनका वक्त था तो वो इस दुनिया से चली गई. बट अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्रे फॉर हर सोल एंड अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए और उनकी अब आने वाली मंजिल आसान करे. With that said, I just want to point out कि it's not easy losing a parent, or my prayers go out to Asim as well and his family in this dark time. So let's begin our episode on this premise के भाई stay safe, protect yourself, and अपने लिए नहीं तो अपनी फैमिली के लिए, because you never know कि क्या हो जाए. you know आपसे किसी को लगे या कुछ और हो या कुछ भी हो, किसी एक आदमी की केयरलेसनेस की वजह से कुछ भी हो सकता है. तो स्टे सेफ, स्टे सेन. तो with that said, and again prayers to Asim and his family कि इस मुश्किल वक्त में आई नो समझ में नहीं आता इंसान को. तो ऑल द बेस्ट टू यू आसिम एंड आई होप यू हील. तो I guess let's start this podcast and talk about our stories. तो फर्स्ट ऑफ, मुंतज़िर हुसैन साहब हमारे लिखते हैं इंडिया से. मुझे बताते हैं कि एक स्टूडेंट है मेडिकल के, और ये जो हैं अक्सर रात को, मतलब मेडिकल वाले तो मुझे पता है कि कितनी पढ़ना पड़ता है. तो नॉट बिकॉज आई एम एन एक्चुअल डॉक्टर, बिकॉज आई एम नॉट माइंड दैट, बट आई नो बिकॉज आई हैव सीन पीपल. तो बड़ी पढ़ाई होती है, रातों को भी जाग रहे हैं, दिन में भी जाग रहे हैं. तो इसी तरीके से अपना बता रहे हैं कि ये अपने कमरे में अक्सर पढ़ते पढ़ते रात देर हो जाती थी. तो इनका कमरा जो था बेसिकली छत पे था, और इनके कमरे के सामने टेरेस था, और जो कि सामने वाला घर जिधर से नजर आता है. तो कोई 2-2:30 बजे के करीब ये उठे. सर्दियां थी, तो इन्होंने बोला कि बस हो गई आज पढ़ाई, और अब सर्दी भी लग रही है और काफ़ी ठंड हो गई, नीचे उतरे. तो जैसे ही उठे तो इनको एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई रात को 2 या 2:30 बजे. अब ये सुन के हैरान हुए कि इस वक्त आवाज़, बहरहाल ये बाहर निकले कमरे से उतरने के लिए. फिर वो रोने की आवाज़ जब थोड़ी क्लैरिटी से आई तो इन्हें देखा कि सामने वाला घर जो था बिल्कुल उसके बैल्कनी में
एक छोटा बच्चा खड़ा हुआ है और वो रो रहा है और पीछे दरवाजा खुला हुआ है। मतलब बज़ाहिर ऐसा लगा कि वो दरवाजा खोल के बाहर बैल्कनी में आ गया। अब 2 मिनट के लिए ये इस सोच में पड़ गए कि मैं इस बच्चे को बोलूं क्या कर रहे हो, अंदर जाओ। और आगे बढ़ते बढ़ते रुक गए और इनको एक अजीब सी फीलिंग आई। एक तो रात का टाइम भी था तो जोर से आवाज लगाते हुए अजीब सा इनको फील हो रहा था, मतलब कि लोग सो रहे हैं, मैं चीखूं, बाहर खड़े होकर चीखना शुरू कर दूं। और इस बच्चे के पेरेंट्स कहाँ हैं, इनको एहसास नहीं। तो ये सोच ही रहे थे कि इनको एक अजीब सी सर्दी की लहर इनमें लगी, तो ये सोचते हुए कि दरवाज़ा खुला है, बैल्कनी है, अंदर क्या कहते हैं, जो पेरेंट्स हो गए वो अंदर ही सो रहे होंगे, अभी उठ के आते होंगे बाहर। तो ये नीचे उतर गए। मैं क्या आवाज़ लगाऊंगा ज़ोर से और कोई डिस्टर्ब हो तो फिर मुझे ही गालियां देगा। ये नीचे उतर गए और जाके सो गए। अगले दिन इन्होंने अपनी वालदा को जब बताया कि भाई ये कल ये रात में ये माजरा हुआ था, तो वालदा ने कहा कि मैं पड़ोसन से अपनी बात करती हूँ कि ये क्या है। तो जब वो पड़ोस वाली आंटी से बात करने गई तो उन्होंने कहा ये क्या मतलब, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मैं बोला नहीं, ऐसा मेरे बच्चे ने बताया है, मेरे लड़के ने बताया ऐसा ऐसा हुआ है। वो कहती हैं कि भाई हमारे बच्चे तो उनके ननियाल गए हुए हैं, और मतलब इनके फादर के घर गए हुए हैं छुट्टियां गुजारने। मियाँ बीवी हैं घर पे, और ऊपर का तो वैसे भी कमरा बंद है क्योंकि कोई है नहीं, और बैल्कनी तो लॉक है, वो अंदर से लॉक है। तो बैल्कनी में कहाँ से कोई जाएगा। ये सुन जब उन्होंने सुना तो अपने बेटे को बताया, तो वो हैरान हो गए कि क्या कहते हैं, ये क्या बात हुई। और फिर यही सोच आई कि शायद अगर उस वक्त मैं इस बच्चे से मुखातिब होता तो कुछ मामला बिगड़ जाता। लेने के देने से बच गया ये। थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन। और अगेन, जब इतनी रात को जागते हैं तो कुछ न कुछ अजीब व गरीब तो आपके सामने या आपके साथ हो जाता है। तो मूविंग फॉरवर्ड, आवर फ्रेंड राइट्स फ्रॉम आवर फ्रेंड नीलम, और लिखती हैं हमको स्टोरी फ्रॉम हर पास्ट। एंड ये बताती हैं कि ये तब गालिबन 10-11 साल की थी। और इनका बैकग्राउंड कुछ ये था कि इनके फादर जो थे वो मिलिट्री सर्विसेज में थे, एयरफोर्स वगैरह में। तो आगे पीछे यूज टू ट्रैवल अ लॉट, बिकॉज पोस्टिंग्स चेंज होती हैं 2-4 साल बाद, कहीं फिर कहीं फिर कहीं। तो ये कहती हैं कि इनकी इस दफ़ा पोस्टिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। तो न्यू दिल्ली के अंदर इनकी बेसिकली खाला रहती थी। तो खाला भी की जो मतलब बेसिकली खालू थे तो वो भी सिविल सर्वेंट थे। तो वो जहाँ रहते थे वो गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे। तो 4th फ्लोर पे इनका फ्लैट था, जहाँ पे एक और भी फ्लैट था, और जहाँ इन्हीं की नीलम की हम उम्र एक लड़की रहती थी, जिसके साथ इसकी इनकी दोस्ती थी और खेलते थे। वे कहती हैं एक दिन ये जब छुट्टियों के लिए गई वहाँ, तो अपनी ये खाला के रुकी। तो बेसिकली इनकी जो फ्रेंड थी उनकी वालदा जो थी छत पर सीढ़ियों के पास, क्योंकि सीढ़ियाँ इनकी खाला के घर के बराबर से जानी थी ऊपर, और वो बिल्कुल 4th वॉज द टॉप फ्लोर। तो वहाँ वो खाना पका रही थी। तो वो खाना पकानी थी और ये छत पे अकेली थी अपनी वालदा के साथ। तो ये भी आ गई, तो वो ऊपर खेल, दोनों लड़कियां खेल रही थी। अब ये खेल रही थी वहां पे अपनी सो कॉल्ड पार्टी चल रही थी इनकी, और इनकी वालदा अपने मतलब कोयले वगैरह समथिंग पे खाना बना रही थी। तो गर्मी बढ़ना शुरू हो गई और इतनी हुई कि दोनों बच्चियां
अम्मा से मतलब उसकी वालदा को नहीं पता चला इनकी दोस्त की, और वो सीढ़ियों से नीचे उतर गई और नीचे फ्लोर पे आके जरा साई में आई, और बातों ही बातों और खेली खेल में ये नीलम की खाला के घर में घुस गई। अब वो दोनों वहां अंदर चली गई और अंदर कोई खेल वेल में लग गई, तो एकदम से बड़ी जोरदार चीख की आवाज आई, और फिर कुछ गिरने की धड़म धड़म करके आवाज आई, और वो आवाज आके खत्म हुई बिल्कुल नीलम की खाला के फ्लैट के दरवाजे के बाहर। वो शोर ऐसा था कि घर वाले भागे उस तरफ। दरवाजा खोला तो देखा कि उस लड़की की वालदा, उसके उनके बाल जले हुए, कपड़े खराब हुए हुए और जले हुए वहां पड़ी हुई हैं, जख्मी हालत में। और उतनी देर में उस लड़की की दादी निकल के उधर फ्लैट से दूसरी तरफ से आई, चीखती हुई कि मना किया था कि इसको अकेले ऊपर मत छोड़ना। तो पता ये चला, जब उनको उठाया और सब कुछ हुआ तो पता ये चला कि उनकी दादी ने कहा कि एक जिन है जो इनको कभी अकेले में खाना पकाने नहीं देता, और हाल ये था कि अगर वो किसी फ्लेम या किसी आग के पास अकेले नजर मतलब रह जाएं ऐसे किचन में, तो वो इन पे हमला कर देता था। अब क्योंकि उस वक्त गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुके थे मतलब इनके घर में, तो वो मजबूरन छत पे कोयले से काम चला रही थी घर के। तो बच्ची ऊपर उनके साथ ठहरे ऊपर थी, तो वो अकेली नहीं थी, और दादी क्योंकि ऊपर सीढ़ी चढ़ नहीं सकती थी। जैसी ही लड़की इनके साथ नीचे उतरी तो उस जिन ने इन पे हमला कर दिया और ये जख्मी हो गई। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दैट इन, एंड प्रिटी मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से। A jinn attacks a woman when she's alone, uh, especially doing something like feeding her family, तो ये बड़ी अजीब सी मतलब एक खैर। एनी हाउ, मूविंग फॉरवर्ड हम बात करते हैं आमिर चिन्यूटी साहब की, जो हमारे दो नए दोस्त बने हैं फ्रॉम आवर फ्रेंड्स चैनल मिनहाज के चैनल से। जो हमारी दोस्ती हुई है, तो ये हमको बताते हैं कि 96-97 की ये बात है, जब ये PCHS ब्लॉक 2 में थे। तो ये कहते हैं कि भाई ये मतलब इनकी बेसिकली मामू या ननियाल का एक पुराना घर था जो इन लोगों ने बनाया था, और ये मतलब काफ़ी है, मतलब PCHS ब्लॉक 2 कोई नया इलाका नहीं है, मतलब अच्छा खासा पुराना इलाका है, लाइक 18-90 ईयर्स ओल्ड नाउ। तो उस इलाके में मतलब इनका घर था और ये सारे लोग रहते थे। फिर कोई डिसएग्रीमेंट्स की वजह से सब अलग अलग हो गए, तो ये लोग फिर उस घर में रहते थे। वो डबल स्टोरी घर था, और इन सब भाई बहनों की शायद पैदाइश भी वहीं की है। तो ये बताते हैं कि जनाब अ, कुछ किराएदार ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रखे हुए थे और नीचे ये लोग खुद रहते थे। तो कभी कभी होता है लोगों के साथ कि कोई बहुत ही थर्ड क्लास किस्म की कोई लोग आ जाते हैं, जो कि फिर वो फड्डा वड्डा करके और चीज़ों को मतलब ख़राब करके ही जाते हैं। वैसे ही इनके साथ हुआ, फिर ये फैसला हुआ कि भाई हम तो इसको किराए पे नहीं दे रहे, तो कब्जा करने की कोशिश हुई थी और वट एवर। तो वो ऊपर का पोर्शन जो इन लोग जो छोड़ के वो गए थे, वो मतलब मिसाल है कि खिड़कियां टूटी हुई थी और इस तरह का हाल करके वो गए थे, तो वो पोर्शन कुछ साल, सवा साल या 1.5 साल खाली रहा। अब ये कहते हैं कि अब इतने अरसे के अंदर, अब जाहिर सी बात है 90s का दौर है ये, मतलब सब लड़के बाहर बाहर घूमते थे, सब कुछ करते थे। तो कहते हैं कि जनाब आलिया फिर एक शाम की एक रात की बात है कि ये सब जब एंटर हुए घर में, तो
अब ये कोई टीवी देख रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो आवाज आई कि ऊपर वाले फ्लोर पे कोई 5-6 लोग या बच्चे टाइप भाग दौड़ कर रहे हैं। तो जब ये आवाज आई तो सारे घर के बच्चे खड़े हो गए, लड़के खड़े हो गए, और किसी ने कोई बल्ला उठाया, किसी ने कोई अगर घर में असला था वो उठा लिया, सब कुछ उठा के ये सीधे ऊपर गए, ये सोचते हुए कि कोई चोर है या कोई कूद के आ गया है। अब पुराने घरों में ज्यादातर सीढ़ियां वगैरह ऊपर जाने की पीछे की तरफ से थी। अब ये पीछे की तरफ से जाते थे तो वहां पे एक शरीफे का पेड़ भी था। बहरहाल वो एक अलग बात ही। ऊपर गए, ऊपर वाले फ्लोर पे अच्छी तरीके से तलाश किया, कुछ नहीं मिला। ये भी नहीं कि कोई निशानी मिली हो कि कोई ऊपर आया था। वापस नीचे आए, हैरान हुए, घर वालों से बताया, घर वालों ने, अम्मा अब्बा ने तो इस बात का मतलब वो ही नहीं किया, मतलब इस बात को माना ही नहीं कि उनको कोई आवाज़ आई थी। और फिर एंड में ये लगा कि ये आवाज़ें जो आई थी ऊपर भाग दौड़ की, ये सिर्फ बच्चों को आ रही हैं, वालिदैन को नहीं आ रही। अब ये बोलते हैं कि ये शायद कोई एक पॉइंट था, पॉइंट इन टाइम, जहाँ से फिर ऐसा हुआ कि जब वॉशरूम भी बाहर बने हुए होते थे पुराने घरों में, तो बाहर का वॉशरूम भी घर की बैक साइड पर था। तो जब वहाँ ये जाते थे तो, क्योंकि ग्रिल्स जो थे, अगर आपने लोगों ने देखी हो, सीमेंट की बनी हुई ग्रिल्स आती थी किसी ज़माने में, मतलब उस सीमेंट के वो ब्लॉक्स पूरे पूरे थे, तो उसमें डिज़ाइन के थ्रू ग्रिल्स बनी होती थी। तो बाकायदा उस ग्रिल्स के थ्रू वॉशरूम में बैठे हो तो नज़र आता था कि कोई देख रहा है अंदर, और एक कंटिन्यूअस फीलिंग थी कि कोई वहाँ देख रहा है। बाज़ औक़ात तो ये कहते हैं ऐसा होता था कि उन ग्रिलों के थ्रू नज़र आ रहा होता था कोई शख्स खड़ा हुआ है और देख रहा है। तो ये फिर सिलसिला तो था, लेकिन फिर क्या हुआ कि जब उनकी वालदा जब गईं तो वो कहती हैं कि उनको गुलाबों की खुशबुएं आ रही हैं रात में। और ये सब किस टाइम होता था? ईशा के बाद। ईशा से पहले पहले थोड़ी बेहतरी रहती थी, लेकिन ईशा के बाद एक खौफ सा घर पे तारी हो जाता, डर सी फीलिंग आने लगती थी। इन लोगों ने आस पड़ोस में घरों में जाके पूछा भी कि भाई ये गुलाब के फूल कोई किसी ने या मतलब ला के लगाए अपने घर में, कि रात को वालदा जब आती हैं इनकी, जब निकलती हैं या वॉशरूम जाती हैं कुछ, तो इनको खुशबू इतनी तेज कैसे आती है। लेकिन पूरे मोहल्ले को देख लिया जो आस पड़ोस में घर थे, लेकिन किसी के पास कोई गुलाब का पौधा नहीं मिला। एक्स वाई जेड चीजें मिल गई, लेकिन ये चीज नहीं मिली, और वो एक्सप्लेन नहीं हो सकी कि ये स्मेल कहाँ से आ रही है। अब कहते हैं कि वक्त गुजरता रहा, इन चीजों की हल्की हल्की आदत होती रही। ये बहरहाल इंग्लैंड चले गए। अब ये कहते हैं कि ये चले गए, अब इनके छोटे भाई बहन बड़े हुए, तो इनके जो छोटे भाई थे जो हाफिज कुरान भी हैं, वो अब बड़े हुए तो अब गली मोहल्ले में दोस्तों में उठना बैठना शुरू किया। और बाय दैट टाइम ये कहते हैं कि भाई जिस टाइम की ये बात कर रहे थे उस वक्त पुराने घरों का स्ट्रक्चर ये होता था कि भाई आपके अतराफ में एक तो मेन गली होती थी, और घरों के पीछे पतली पतली लेन्स छोड़ी हुई होती थी, जिसको गंदी गली कहा जाता था किसी जमाने में। इसलिए नहीं कि वो गंद से भरी होती थी, इसलिए कहा जाता था कि वहाँ पे गटर वटर के आउटलेट और कचरा वचरा रखने की जगह रखी होती थी, ताकि लोग वहाँ से उठा लें, या फिर अगर कोई सफाई वगैरह करवानी हो तो वहाँ से करवा लें। मेन एरियाज के ऊपर इस तरह की चीज़ें ना हो। तो इन गलियों में ज़्यादातर घरों के एंट्रेंस और एग्जिट भी एक्स्ट्रा एक दिया हुआ होता था। तो इनके भाई जो थे वो अक्सर यूज़ करते थे, लेकिन हुआ ये कि ये फिर उन गलियों को यूज़ करने लग गए पीछे वाली, जबकि इनकी वालदा वगैरह इनको मना भी करती थी, लेकिन वो शॉर्ट पड़ता था जहाँ पे इनको जाना होता था। और जिस तरह का ये बता रहे हैं सेटअप के, रात को 1:30-2 बजे दोस्तों में बैठ रहे हैं गली के, तो फिर तो यही मेन तो बंद होता था, पिछला ये छोटा गेट खोल के उसको बाहर से कुंडी और ताला लगा के चले जाते थे दोस्तों को।
तो ये जनाब बताते हैं कि एक रात ये इसी तरह लेट 2:30 बजे या 2 बजे निकले, 2-3 गलियां दूर दोस्तों की बैठक पर बैठने के लिए। अब ये कहते हैं ये घर से निकल के गली में चलने लगे तो जनाब थोड़ा सा आगे चले तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि इन पे कोई कुछ खींच के मार रहा है, तो उनको लगा कि शायद इनके कोई दोस्त तो आपस में खड़े में। अब रात का टाइम है और ये गलियां ऐसी लाइटेड नहीं होती थी, अंधेरी ही होती थी। तो अब ये चलते जा रहे हैं और इधर उधर देख रहे हैं कि दोस्त कहाँ हैं। लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि पत्थर इन पे जो फेंके जा रहे हैं वो कोई साइडों से या पीछे आगे से नहीं आ रहे, वो तो ऊपर से आ रहे हैं सीधे सीधे नीचे। एक गली के बीच में चल रहे हैं और इनके आस पड़ोस में पत्थर गिरते जा रहे हैं। तो इनको एहसास हुआ कि ये पत्थर बहुत ही अननेचुरल तरीके से आके इनके ऊपर गिर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई और कुछ चीज़ें पढ़ना शुरू कर दी। हाफिज थे और जल्दी से गली से बाहर निकल गए। जैसे ही गली से बाहर निकले तो ऑब्वियसली थोड़े से स्लो हुए और अटेंशन की सारी गली की तरफ थी, तो इनको ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई औरत हंस रही है। अब इनका क्योंकि अटेंशन उस हंसी की वजह से पूरा गली की तरफ था, तो एक हल्की सी इनको आवाज़ आई जो कि मिस कर देते अगर ये 2 कदम आगे बढ़ा देते, कि आज तो यहाँ से गुजर गए लेकिन यहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं। तो ये इनको समझ में आ गया कि अब इस एरिया को यूज नहीं करना है। तो थैंक यू आमिर भाई फॉर शेयरिंग द स्टोरी। एंड इसके बाद हम आगे बात करते हैं रहीम साहब। रहीम साहब कहते हैं कि इनके ऑनलाइन बड़ी दोस्तियां हैं। इसी तो सिमिलरली तो इनके एक यूके के दोस्त हैं, उन्होंने अपनी एक स्टोरी सुनाई कि उनके कुछ रिश्तेदार जो थे एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुए। अब उस मोहल्ले में इनके कोई पुराने रिश्तेदार पहले के रहते थे। तो जब शिफ्ट हुए तो मुलाकातें हुई, सब कुछ हुआ। तो उन अंकल ने कहा कि इस पट्टी में, इस गली के अंदर XYZ ये सामने वाला जो मकान देख रहे हो ये खाली पड़ा हुआ है। तो जो भी करना, अगर बॉल गिर जाए, कुछ भी हो जाए, इस घर में मत जाना और कभी भी इधर से कोई चीज, मतलब जैसे अगर बॉल खेल ले हो, कुछ क्या चला गया अंदर, तो निकालने की कोशिश नहीं करना, बस छोड़ देना। तो अब ये चीज तो उन्होंने कह दी, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि जब उन साहब ने अपने बच्चों को ये बताई, तो 17 ईयर ओल्ड को आप ऐसी बातें बताएंगे, और वो भी ऑफ यूके ऑफ ऑल प्लेसेस, तो उसने कहाँ सुनना है। बहरहाल अब इनके जो रिश्तेदार थे वहाँ, जो इनके बेटे थे, इनके कज़न, से इन लोगों की बड़ी अच्छी दोस्ती थी। लेकिन ये ऑब्जर्व करते थे कि जुम्मे के जुम्मे यानी बाप जो थे बेटे को लेके कहीं जाते थे तो काफ़ी देर के बाद वापस आते थे और बेटे का हमेशा मूड ऑफ होता था। वो कहता था मैं घर जा रहा हूँ, मुझे नहीं बैठना, या मुझे आई डोंट वांट हैंग आउट, और इस तरह करके इन लोगों को कटा देता था। अब बहरहाल वक्त के साथ साथ इन लड़कों की हिम्मतें, वहाँ के मतलब दोस्ती यारी मतलब वो भी थी, और लड़कों की हिम्मत बढ़ी। तो उन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ने एक एडवेंचर वीडियो बनाने का सोचा, और ये सोचा कि हम एक अबैंडन्ड घर में कूदेंगे और उसको पूरा वीडियो करेंगे, और मे बी विल यू नो किसी सुपर नेचुरल चीज़ में हमें कोई चीज़ ऐसी नज़र आ जाएगी जो हम वीडियो में बना लेंगे और ऑनलाइन डाल देंगे। तो इस तरह का इनको कोई भूत सवार हो गया। तो ये चंद लड़के जो थे वो, जब कोई मतलब मौजूद नहीं था, तो अंदर टाप के घुस गए उस घर में, और अंदर घुस के उस घर में मतलब नज़र आ रहा था कि वीरान, खाली सा, मट्टी मट्टी ज़्यादा। घुसे और घुसते नीचे पीछे देख के ऊपर चढ़ गए। ऊपर जाके उन्होंने एक कमरा देखा जो कि अच्छा सजा हुआ था किसी बच्चे का,
वहां वो बैठ गए। था मट्टी से भरा हुआ, लेकिन वहां चीजें, बेड शेड ये वो लगा हुआ था अभी भी। तो अब बैठ कर ये मतलब अपने अपने मोबाइलों को लगा दिया साइडों पे और रिकॉर्ड कर रहे हैं। और तो फिर एक दोस्त ने बोला कि भाई एक जगह डेरा जमा लो, अब इस तरह करके हम आगे पीछे मोबाइल घुमाते रहेंगे तो क्या होगा। ये तो तरीका ये होता है कि हम इस पूरे कमरे को कैप्चर रखें और काफी देर तक वीडियो बनाते रहें तो शायद कुछ नजर आ जाए। तो इस प्लान पे ये लोग काम करने लगे, हर जगह अपने मोबाइल्स कैमरे वगैरह लगा दिए रिकॉर्डिंग पे, और दरवाजे के पास चौखट पे बैठ गए कि ऐसा ना हो कि कुछ हो तो दरवाजा बंद हो जाए। और फिर वहां इनको सूझ गई कि एक वीजी बोर्ड भी बना लेते हैं। कुछ लकड़ी के फट्टे पकड़े, उस पर कागज डाल के, और एक वही वीजी बोर्ड के स्टाइल की चीजें बनाने लग गए। अब जैसे जैसे ये यहाँ बैठे हैं वैसे वैसे वक्त गुजरता जा रहा है। तो कहते हैं कि जी अंधेरा हो गया, अब ये वीजी बोर्ड बना के वो सब ड्रामा भी कर लिया कि यहाँ कोई है तो अपनी प्रेजेंस दिखाए, और ये सारा ड्रामा भी कर चुके। कुछ भी नहीं हुआ। अब बिल्कुल ही बोर और डिसहार्टेड और घुप अंधेरा, क्योंकि उस घर में ना बिजली ना कुछ ना रोशनी। तो अपना सामान उठा के मोबाइल की लाइटों के साथ उतरे। तो जब सीढ़ियों से उतरे तो देखा कि ड्राइंग रूम में पहुंच गए। हैरान हो गए कि भाई हम तो एक कॉरिडोर से ऊपर चढ़े थे, ये हम ड्राइंग रूम में कैसे आ गए। फिर एहसास हुआ कि भाई शायद अंधेरा इतना है तो उसकी वजह से हम इधर आ गए। जनाब ये फिर वहां से निकले तो फिर एक बड़े हॉल में आ गए, जहाँ पे कहीं निकलने का रास्ता ना नजर आए। अब इस बात पे एहसास हो गया कि यहाँ तो कोई गड़बड़ शुरू हो गई है। ये तो वो रास्ता ही नहीं है जिससे हम एंटर हुए थे, और ये वो जगह ही नहीं है जिधर हम आए थे। तो उनमें से एक लड़का जो था वो हिंदू था। उसने हनुमान का चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसके पढ़ते ही और उसके घबरा के ये पढ़ते ही उधर जहाँ वो खड़े थे उसके अतराफ के सारे दरवाजे बंद हो गए। अब जब ये हुआ तो बाकी लड़के जो डिफरेंट मसल उसके थे वो अब चिल्लाने लगे, अपनी प्रेयर्स और सब कुछ करने लगे, और एक रोना गाना शुरू हो गया, हमें बचाओ निकालो। तो बाकायदा किसी चीज ने उस हिंदू लड़के को पकड़ा और निकाल के घसीटते मतलब घर के बाहर फेंक दिया। बस जगह बनती गई दरवाजा और वो बाहर। वो लड़के उसी के पीछे, उसको देखा देखी उसके पीछे भागते भागते घर से बाहर निकल गए। बाहर निकले और बाहर निकल के तिल मिला के अपने अपने घर पहुंचे और बीमार पड़ गए, डर के मारे लेट गए। अब एक आध दिन के बाद ये बात तो फैल गई, तो जो इनके कजन लगते हैं उनसे बात हुई कि भाई ये क्या की हरकत की थी। उसने बताया भाई तुम्हारी तो बचत हो गई, क्योंकि मेरे एक अंकल हैं, एक चचा हैं, जो कि हॉस्पिटल में, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में या पागल खाने में एडमिट है। वो मेंटली डिरेंज्ड है, वो पागल हो चुके हैं। कहा यह जाता है कि 1960 में इस घर में एक फैमिली रहती थी और इस घर में आग लग गई थी। फैमिली को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जब वो ये घर छोड़ के जा रही थी तो उसने कहा था इस घर में कोई चीज खराब है, कोई चीज ठीक नहीं है, मतलब देर इज सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम विद दिस हाउस। उनके जाने के बाद जाहिर सी बात है वो घर खाली पड़ गया। और फिर उनके चचा उस वक्त जवान थे, तो वो चार दोस्तों के साथ कोई हुल्लड़बाजी करने के लिए किसी दिन और किसी रात में घुस गए थे अंदर। जब वो अंदर घुस गए थे और फिर वो कुछ तोड़ फोड़ और कुछ अजीबो गरीब हरकतें कर रहे थे, तो कहते ये है कि किसी चीज ने इनके चचा को पकड़ लिया, जो कि सिर्फ उनके चचा को नजर आ रही थी और बाकी लड़कों को नहीं आ रही थी। चाचा ने उसके साथ फाइट करने की, अपने हाथ वाथ छुड़ाने की कोशिश की, फाइट दी तो बाकी लड़के भाग गए। और जब वो घर से बाहर निकले तो वो पूरा घर बंद हो गया और ये चचा अंदर चिल्लाते रह गए। जब तक मोहल्ले वाले आए और उनको निकाला तो वो दिमागी तौर पर ठीक नहीं रहे।
और वो उस दिन की अब तक उस साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में जमा है। तो दीज गाइज वर लकी। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट स्टोरी रहीम साहब। और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे दोस्त दानिश साहब। दानिश साहब ये कहते हैं कि 1 साल पहले एक फैक्ट्री में काम करते थे। कहते हैं इनके वहाँ दोस्त भी थे, कोलीग भी थे, साथ में काम करते थे। एक दिन उसने इनसे शिकायत की असर के टाइम पे कि उसकी तबीयत कुछ अजीब हो रही है, दिल घबरा रहा है, कुछ सही नहीं लग रही। इन्होंने उसको एडवाइस की कि यहाँ फैक्ट्री से बाहर निकलो, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी साथ चलो। असर का टाइम, पहले तो उसने मना कर दिया, फिर साथ चला। अब नमाज में खड़े हो गए, नमाज वमाज पढ़ के जब फारे हुए तो देखा कि भाई नहीं वहाँ। मस्जिद छान ली, बाहर देख लिया हर तरफ अच्छी तरीके से देखने के बाद ये वापस फैक्ट्री चले गए तो देखा वहां ये खामोश बैठा हुआ है। जब उससे पूछने गए तो उसने कोई जवाब नहीं दिया और थोड़ी देर के बाद रोना शुरू कर दिया। अब जब उसने रोना शुरू किया तो ये सब परेशान हो गए कि इसको क्या हो गया। बहरहाल वो खुद थोड़ी देर में ठीक हो गया और वो दिन खत्म हो गया। अगले दिन ये कहते हैं कि जब आए और सब कुछ, तो थोड़ी देर में उस लड़के ने वॉमिटिंग शुरू कर दी। तबीयत उसकी अजीब हो गई, उसको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही वो ठीक हो गया और बिजनेस एज यूजुअल हो गया। फिर उसके बाद अब इस बात को एक आध दिन कुछ गुजरा होगा तो कहते हैं कि ये वापस ऑफिस आया किसी कुछ दिन के बाद और उसने फिर उल्टी करना शुरू कर दी। और उल्टी के बाद अब ये कंप्लेन कर रहा था मेरा सीना बहुत दुख रहा है और मुझे सांस नहीं आ रही है। अब इस सूरत हाल में तो उसको लेके फिर भागे। तो पहले एक प्राइवेट हॉस्पिटल गए और उन्होंने जब सिम्टम देखे तो बोला ये तो भाई पुलिस केस लग रहा है, इसको आप किसी सरकारी में लेके जाएं। तो ये सरकारी गए। सरकारी वाले ने यही पूछा कि ये तो लग रहा है कि इसने कुछ खाया है, इसको कुछ खिलाया गया, कुछ यूं हुआ ये हुआ। तो ये सारे परेशान किए, भाई ये तो इतनी देर से फैक्ट्री में काम कर रहा था, इसने ना कुछ खाया ना कुछ, हम सब देख वहां गंवाए। बहरहाल फिर पुलिस भी आई और फिर वो सारी क्लैरिटी हुई, लेकिन लड़का बाद में ठीक हो गया। अब इसको जाहिर सी बात है ऐसी हरकत के बाद थोड़ी सी छुट्टी दे दी और 1 हफ्ते के बाद इसने वापस काम ज्वाइन कर लिया। अब 1 हफ्ता कुछ दिन गुजरे होंगे, उसके बाद फिर ये एक दिन बैठ के रोना शुरू हो गया। अब ये कहते हैं जब रोना ये शुरू हुआ, इसने चीज़ों को उठा के फेंकना शुरू कर दिया और चिल्लाने लगा अलग अलग आवाज़ों में। कभी मर्द की आवाज़, कभी औरत की आवाज़, कभी जानवर की आवाज़। एतराफ़ के लड़के या लोग जो काम कर रहे थे वो भाग गए वहां से डर के। हत्ता कि ये हाल हो गया कि इसके घर वालों को बुलाना पड़ गया और उनके घर वालों ने जो है वो इनको कोई दम का पानी वानी पिलाया तो ये नॉर्मल हुआ। अब ये कहते हैं कि वो लड़का जब इनसे मिलता था तो वो कहता था कभी कि वो मेरे ख्वाब में आती है, वो बहुत खूबसूरत, वो मेरे ख्वाब में आती है और वो कहती है मुझे छोड़ेगी नहीं। और कभी कहता था कि ये मुझे मार देगी और इस तरह की अजीब बातें करता था कि वो बहुत खूबसूरत है और फिर कभी मार देगी। एक दिन क्या हुआ, कहते हैं 15 दिन के बाद किसी लड़की की कॉल आ गई इनको मोबाइल पर। एक्स वाई जेड रीजन होगा, कोई कुछ बेच रही होगी या कोई कार्ड ले लो ये या कुछ भी।
तो इन्होंने फ़ोन उठाया, तो फ़ोन उठाने के थोड़ी सी देर उससे बात करने के बाद पागल होने लगे। और उसके बाद पहले तो फ़ोन उठा के फेंका और उसके बाद जाके सीधा अपना सर दीवार में मारा। अपने आप को सर मारता रहा, फिर उसके बाद हाथों को ज़मीन पर मार रहा है, पैरों को ज़मीन में मार रहा है, अपने आप को सज़ा दे रहा है, तकलीफ दे रहा है। ये हाल हो गया कि इन लोगों ने उसको काबू करके उसको दम करना शुरू किया, दम का पानी पिलाया तो वो जाके नॉर्मल हुआ। अब ये कहते हैं कि ये अपने आप को इस बात की सजा दे रहा था कि ये किसी लड़की से बात कर रहा है। बहरहाल ये क्या, आप उस फैक्ट्री में काम नहीं करते। और उस लड़के का क्या हुआ, अल्लाह ही बेहतर जानता है भाई। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट स्टोरी एंड मूविंग फॉरवर्ड। हॉर्स 7 नाम के साहब जो हैं हमको स्टोरी भेज रहे हैं और ये बात कर रहे हैं अपने मामू की। और ये कहते हैं कि 1980 की बात है। एक रूरल एरिया, गांव एरिया ऑफ इंडिया की, जो कि बहुत ही अंडर डेवलप्ड रीजन था और अभी भी है बकौर इनके। इनके मामू का बेसिकली नाना का जो खेत था वो एक ऐसी एक रोड के बराबर था। और उस रोड के दूसरी तरफ थोड़े से उसके मतलब कच्चे के बाद एक अ, दरिया था जो बड़ा तेज और बड़ा गहरा था। तो अक्सर रात में ये पौधों की देखभाल और पानी डालने के लिए जाया करते थे, इनकी ड्यूटी लगती थी। ये कहते हैं इसी तरह का एक दिन था, आम सी बात थी। तो गए और काम किया अपना, और रात को 2 बजे अपनी साइकिल ली और वापस घर की तरफ जाने लगे रोड पे। तो दरिया की तरफ से इनको कुछ आवाज सी आने लगी। अब वो दरिया ऐसा था कि कुछ थोड़ा रोड के बराबर वाला एरिया ऊंचा था, और जब ऊंचाई पे चढ़ो तो फिर ढलान नीचे की तरफ जा रही थी दरिया की तरफ। तो आवाज आ रही है जैसे कि कोई कह रहा है बचाओ मुझे, या मैं मर जाऊंगा, या मैं कुछ हो जाएगा। अभी सुनते जा रहे हैं और साइकिल चलाते जा रहे हैं। ये रात के 2 बजे का टाइम है, 1980 की दिहाई। अरे एक पॉइंट ऐसा आया कि जहां बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि करीब से आवाज आ रही है कि बचाओ मुझे। उस ये 15 साल का लड़का था इनका मामा, उस वक्त साइकिल लगा के वो जब गया उस तरफ दरिया की तरफ, तो देखा एक आदमी जो है कुछ घास पकड़ के अपने आप को रोके हुए है और बाकी पूरा पानी में, और वो चिल्ला रहा है कि मुझे बचाओ। अब ये देख के हैरान हुए और सीधा उसकी तरफ गए, और एक पॉइंट पे जाके उसके थोड़े फासले पे रुक गए और उसको हैरत से देखने लगे, क्योंकि वो अजीब सफेद किस्म का आदमी था। और पानी के अंदर, और इस तरह का आदमी तो उन्होंने यहाँ देखा ही नहीं था इस इलाके में। वो चिल्ला रहा है कि मैं डूब रहा हूँ, मुझे निकालो, मुझे बचाओ, मुझे मेरा हाथ पकड़ो, मुझे खींचो। ये कहते हैं कि मतलब एज ए रिफ्लेक्स, मतलब एकदम से ऑटोमेटिकली ये कहते हैं, तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, तुम कौन से गांव से हो। तो वो कहता है पहले मुझे बचाओ, मैं सब बता दूंगा। ये 2 कदम आगे बढ़ते हैं, फिर उनको कुछ एहसास होता है, फिर पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है। ये आदमी, फिर वो जो डूबता आदमी है, सिर्फ ये बात बोलता है कि मुझे मेरा हाथ पकड़ो, मुझे निकालो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अब उस वक्त इनको ऐसा कुछ अजीब सा एहसास हुआ, ये 1 कदम पीछे हट गए और वो बोले कि तुम कौन हो, तो मैं पहली दफा देख रहा हूँ, तुम कौन से गांव से हो। तो उसने फिर इन पे गुस्से से चिल्लाना शुरू किया कि आज तुम बच गए, अगर तुम मेरा हाथ पकड़ लेते तो मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाता। और ये बोल के उसने वो जो घास पकड़ी हुई थी उसको छोड़ा और सीधा पानी के अंदर
या चलता चलता चला गया और गायब हो गया। ये जल्दी से भागे, साइकिल पकड़ी, अपने घर गए। घर पे पूरा माजरा बताया और घर वालों ने बोला कि ये दरिया बड़ा खतरनाक है, इधर कई लोग खुदकुशी कर चुके हैं, कुछ लोग नहते डूब गए, कुछ लोगों को कत्ल किया गया है, तो इस दरिया की हिस्ट्री बहुत खराब है। तो ये तय पाया गया कि नाना जी जो है वो अब खुद जाया करेंगे, रात में अगर कभी जाना है, दिन में बच्चे जाया करेंगे। तो थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस स्टोरी। और अब बात करते हैं मिस अफसाना की, जो कि बेसिकली अपने एक कज़न की स्टोरी सुना रही हैं, उनकी आंखों देखी है। वो बताती हैं कि इनकी कज़न हफ्सा जो है, ये बेसिकली इनकी जो खाला की बेटी हैं, और वो खाला और इनकी वालदा दोनों ट्विंस हैं। तो ये भी तकरीबन ट्विंस वाला ही हाल है, मिलते जुलते ही हैं। तो समर्स में इनकी ये दो बहनें हैं, अम्मा की इनकी, ये इनकी सिस्टर, और उसके अलावा दो बड़ी बहनें, सबके अपने बच्चे हैं। तो समर्स में इनका जो ननियाली घर था वो बहुत बड़ा है। तो हवेली टाइप तो सारी और जमा होती हैं वेकेशंस पे। तो बड़ी अच्छी एक मतलब फेस्टिव माहौल बना हुआ होता है, इतने लोग होते हैं, इतने बच्चे होते हैं, सब कुछ। तो ये कह रही हैं कि हुआ कुछ तय यूं हुआ कि गर्मियां थीं और 11 बच्चे थे, जिसमें से कोई मेरे ख्याल है 6 लड़के और 5 लड़कियां थी। तो गर्मियां थी, बिजली का प्रॉब्लम चल रहा था, एसी काम नहीं कर रहे थे, तो तय ये पाया गया कि भाई लड़कियां, सारे बच्चे छत पे सो जाएं, लेकिन फिर लड़कों ने कहा कि हमें अपनी प्राइवेसी चाहिए। तो वो अपने कमरों में उन्होंने फैसला किया सोने का, और लड़कियां ऊपर छत पे। तो आउट ऑफ द 5 दो तो बहुत छोटी थी, तो वो अपने वालदैन के साथ ही सोती थी। तो ये 3 लड़कियां, ये हफ्सा और उनकी बहन अफसाना साहिबा की, अफसाना साहिबा, हफ्सा और हफ्सा की बहन, सॉरी, छत पे सोती। तो जी बड़ी पार्टी सीन होता था। ये कहती हैं कि जी प्रोजेक्टर था इनके पास, वो ड्रॉप डाउन लगाया, उस पर गाने शाने, मतलब फिल्में देखी, गपशप लगाई, गॉसिप वॉसिप किया। तो कुछ 2 ढाई बज गए रात के। उसके बाद सोने लेटे। ये तो कहती हैं कि ये तो फटाफट सो गई, और दूसरों का नहीं पता, लेकिन जब इनकी आंख खुली तो एक चीख की आवाज से, तो उठ के बैठी तो देखा कि उस लड़की की बहन भी उठी हुई है, और वो लड़की जो है हफ्सा, वो बेहोश पड़ी हुई। ये देख के शदीद डर गई, ये कैसे हुई, ये क्या हुआ, और ये पड़ी हुई नीचे। और नीचे घर वालों को बुलाया गया, और जिनकी खाला खालू आए बच्ची को लेके नीचे उतरे। नाना ने देखा तो पुलिस फौरन डॉक्टर को बुला लिया। डॉक्टर ने देखा तो उसने बोला इनको बुखार है और होश में नहीं आ रही, तो बुखार की दवा दी और बोला कि कुछ मेंटल इशू लग रहा है जिसकी वजह से होश में नहीं आ रही है, तो इसको साइकाइट्रिस्ट को दिखाओ। और वो चला गया। बहरहाल जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, नाना नानी, उनको तो लगा कि मेंटल इशू नहीं हो सकता, ये कुछ और है। बहरहाल ये मामला चलता रहा, और वो लड़की जो थी वो होश में नहीं आई। 1-2 दिन के बाद दम दुरूद और हर चीज होती रही, तो वो होश में आई वापस। पर यही सवाल हुआ कि भाई क्या हुआ था कि तुम ऐसे ही बेहोश पड़ गई। उसने कहा कि ये दोनों जब सो गई थी, तो मैं उठी, मुझे वॉशरूम जाना था, तो जो था वो छत पे ही है, एक वॉशरूम भी है। तो मैं उस जानिब गई, मैंने दरवाज़ा खोला और अंदर घुसी, तो मैंने बेसन के ऊपर आईने में एक अजीब सी खौफनाक शक्ल देखी। मैंने उसकी तरफ देखा नहीं, क्योंकि मुझे लगा कि अभी हम फिल्म देख के आ रहे हैं, एनाबेल, जो प्रोजेक्टर पे ऊपर ही सारी लड़कियों ने देखी थी। तो कहीं ये उसकी दिमाग में हलूसिनेशन वगैरह हो रही है और कुछ नहीं है। तो मैं वहां से जब निकल के बाहर निकली, वॉशरूम से बाहर, वॉशरूम का दरवाज़ा बंद करके देखा, तो उस शक्ल का एक पूरा देव बाहर खड़ा हुआ इनको देख रहा था। जिसको देख के ये डर गई शदीद, और
एक दो कदम बाद बेहोश हो गई। अब ये सुनने के बाद तो नानी ने तो फौरन एक मौलवी साहब को बुला लिया, ये मामला कुछ और है। अब जब वो आए और उन्होंने एक पानी दम किया और लड़की पे जब छिड़का तो उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, ऐसा कि वो बाकी जो लोग मौजूद थे वो सब बच्चे बच्चे सब डर गए। उन मौलवी साहब ने सबको जमा करके बोला बैठे रहो, डरना नहीं। और वो चिल्लाती रही, जब नॉर्मल हुई और चुप हुई तो उन्होंने कहा सारे बच्चे बच्चे कमरों में चले जाएं और कमरे बंद कर लें और बाहर ना निकले। अब बड़े रह गए और ये दो लड़कियां रह गईं। उन्होंने सीधा सवाल किया, दोनों लड़कियों से पूछा कि उस रात ऊपर क्या था सिलसिला। बताया कि भाई हम छत पे सोए थे, ऐसा किया था, फिल्म देखी थी, सो गए थे। फिर उन्होंने मजीद सवाल किए उस लड़की के बारे में कि ये कैसी लड़की है। ने बताया कि भाई ये हर वक्त स्टाइल में रहती है, कपड़े काले मतलब एक उसने पहनने होते हैं, बाल लंबे करने का इसका बहुत शौक है और खुले रखने का हर वक्त बहुत शौक है। लेकिन अबव ऑल इसको परफ्यूम्स का बहुत शौक है। उसके घर वाले जो है इसको मुस्तकिल दिलाते रहते हैं और ये लिटरली एक एक हफ्ते 10 10 दिन में ये एक एक बोतल ख़त्म कर देती है। मतलब अपने ऊपर लगाई जाती है, अपने बालों में लगाई जाती है, अपने पलंग पे लगाई जाती है, हत्ता कि ये है कि जब सोने से पहले जहाँ ये सो रही होती है उधर वो उस पर पूरे एरिया पे स्प्रे करती है और वहां लेटती है। तो ये सुनने के बाद उन्होंने फिर पूछा कि कुछ जब ऊपर तुम लोग आए थे तो कुछ वियर्ड किस्म की हरकत हुई थी। तो उसकी बड़ी बहन ने बोला, हफ्सा की, कि ये कंप्लेन किए जा रही थी कि इसको जलते हुए रबड़ जैसी कोई बदबू आ रही है, लेकिन हम क्या उस पर हंस रहे थे क्योंकि हमें तो नहीं आ रही थी। तो उन्होंने कहा कि अब समझ में आया, मसला ये है कि इतनी परफ्यूम वर्फ्यूम इसने रात को पहर लगाई हुई थी और इतना इस्तेमाल, इतना एक्स्ट्रा इस्तेमाल कि इनके ऊपर कोई गुजर रहा होगा या होगा वॉशरूम में, हो सकता है वो इन पे आशिक हो गया इनकी स्मेल से। जिस तरह ही बता रहे थे कि वो अपने बालों में भी लगाती है, वो सोने के लिए पलंग पे भी लगाती है, तकिए पे भी लगाती है, हर चीज पे अपने ऊपर भी लगाई जाती है। तो वो इस पे अट्रैक्ट हुआ और जैसे ही आप लोग सोए तो उसने इनके ऊपर अपना अपनी प्रेजेंस शो करके इन पर अटैक कर दिया या इनको पकड़ने की कोशिश की। उसको देख के ये बेहोश हो। तो इसके बाद मौलवी साहब ने घर वालों को और इनको बताया कि अब आज के बाद इसको आप उस लड़की की पर्सनैलिटी को चेंज कर दें, इसके बाल कटवा दें, बांध के रखें, परफ्यूम बंद करा दें इसकी, उसको नॉर्मल हालत में रखा करें। अब इसको जो बन सवर के ये घूमती थी इसको अ, ना दें, ताकि ये जो पीछे इनके आशिक हुए हैं ये किसी तरह जाए। बस सबको उन्होंने निकाल दिया कमरे से, माँ बाप के अलावा। और ये बताती हैं हमारी अफसाना साहिबा की वो रात ये कभी नहीं भूल सकती क्योंकि पूरी रात वो लड़की चीखती रही, कभी आदमी की आवाज में, कभी औरत की आवाज में, कभी अपनी आवाज में, चिल्लाती रही पूरी रात। और उसके बाद अगले दिन जब मौलवी चले गए तो वो लड़की जो थी फिर वो वैसी रही नहीं, बात भी ज्यादा नहीं करती थी, एनर्जी भी उसकी इतनी वो वाली नहीं रही जो पहले थी। एक डल किस्म की औरत बन गई थी जो कि अब वो नहीं रही जो वो पहले हुआ करती। तो थैंक यू फॉर
शेयरिंग दिस स्टोरी। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अहमद भाई की। अहमद भाई कहते हैं कि इनकी नानी की एक कजन थी, एक बहन थी, बहुत खूबसूरत, बहुत जबरदस्त। तो कहती हैं जो इनकी कजन थी वो पूरी बम्बई फैमिली के एक दिन कब्रिस्तान गई, दिन के टाइम किसी पे फातिया देने। कह रही है कि वो किसी की कब्र पे सारी फैमिली खड़ी भी फातिया दे रही है। अब इनकी कजन खड़ी हुई है वहां पे फातिया देनी है, उनको पीछे से कहीं से आवाज आई जहां आ रहा, यानी उसका नाम किसी ने लिया। इन्होंने इग्नोर कर दिया कि ये कुछ पढ़ रही हैं, तो मतलब जाहिर सी बात है एकदम से छोड़ के कोई नहीं देखता पड़ेगा, फातिहा पढ़ते पढ़ते एकदम से पलट के देखे। बहरहाल वो पढ़ के फिर वो जाने लगे कब्रिस्तान से बाहर, तो फिर किसी ने आवाज लगाई इनके नाम की। तो इन्होंने वही पलट के बोलते हुए कि क्या मसला हो गया करके पलट के जब देखा तो कोई नहीं था। उसके बाद घर वालों सीधी हुई, घर वालों के साथ घर चली गई। शाम हुई और बकौल इनकी रात तक उनकी तबीयत खराब हो गई, बुखार चढ़ गया। अब बुखार जो था वो डॉक्टर को भी दिखा दी, सब कुछ हो गया, लेकिन वो उतर के ना दे। एक आध दिन को से ज्यादा गुजर गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, बुखार जो है वो टूट नहीं रहा। इनकी वालदा ने कुरान शरीफ उठाया और उनके कंधे पे हाथ रखा और कुछ कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी कि शायद कोई फर्क पड़े, बच्ची पे दम करें। तो एकदम से वो उठ के बैठ गई और एक अजीब मर्दाना आवाज में हंसने लगी और बोलती है कि तुम क्या समझती हो कि मुझे कुरान पढ़ना नहीं आता। तो उसने फिर कुरानी आयतें पढ़ना शुरू कर दी और एकदम से वो बेहोश हो। अब ये कहती हैं कि ये होने के बाद अजीब परेशानी मतलब फैल गई, और लेकिन बुखार तेज हो गया और वो लड़की एक दिन के बाद मतलब फॉलोइंग डे मर गई। जो हुआ सो हुआ, और वो अजीब सी बात कि वो जिस तरह एकदम से मर्दाना आवाज में उसने बोला वो सब खत्म हो गया। और कफन दफन और मतलब गुसल किया लाश का, और कफन दफन करने की तैयारियां हुई। पहले वरामदे में रख दिया गया, वहां पे औरतों ने पढ़ा वढ़ा देखा। फिर उसके बाद मर्द हजरात की तरफ बॉडी ले जाई गई ताकि वो उसको कब्रिस्तान की जानिब लेके चलें। तो पहले तो नमाज जनाजा वगैरह हुई, तो उसके बाद फिर लोगों ने नोटिस करने लगे कोई अजीब सा एक आदमी, फीके फीका सा, बिल्कुल फीका मतलब पेल कैसे कहेंगे, वो नोटिस लोगों ने करना शुरू किया कि वो सिर्फ लाश को घूरे जा रहा है। जब कोई रो रहा है, किसी की शक्ल कुछ हुई हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी की जवान लड़की मर गई है तो अजीब हालत हुई हुई, लेकिन वो आदमी एक्सप्रेशन लेस बस घूरे जा रहा है, आंख झपके बगैर, और लाश की तरफ देखे जा रहा है, घूरे आ रहा है, घूरे आ रहा है, घूरे आ रहा है। बहरहाल लोगों ने सोचा कोई होंगे रिश्तेदार जो सदमे में चले गए हैं, कुछ हो गया। जनाब लाश उठाई और चलना शुरू किया कब्रिस्तान की जानिब। वो आदमी साथ साथ चल रहा है और घूरे आ रहा है, घूरे आ रहा है, उस लाश को देखे जा रहा है। लोगों ने इग्नोर किया, जाके कब्र पे लेके गए तो वो सरहाने मतलब जहाँ कुतुबा वो लगना है, मार्कर ग्रेव स्टोन जैसे कहेंगे, कुतुबा कहेंगे, उसके पीछे वाली साइड पे खड़े होकर सनाने की तरफ होके और बस अंदर कब्र के देखे जा रहा है। लोगों ने लाश उतारी, दफनाया, दुआ की, और फिर लोग जाने लगे कि आखिर में वो चंद लोग रह गए जो कि उस लड़की के डायरेक्ट फैमिली थे। अब जब वो सब कुछ करके अपना पढ़ पढ़ा के और वो
चलने लगे तो उस आदमी की तरफ उन्होंने नोटिस किया, क्योंकि वो काफ़ी देर से नज़र आ रहा था कि वो खड़ा हुआ देखे ही जा रहा है। तो बजाय बाहर की तरफ जाने के वो पलट गया और वो अंदर कब्रों की तरफ जाने लग गया। अब उस वक्त चलते चलते किसी को एहसास हुआ कि हो सकता है किसी और अजीज की कब्र पे ये जा रहा हो, कि देखा कि थोड़ा आगे गया और वो जिस स्पॉट पे वो लड़की जो थी पलट के उसने देखा था, उस स्पॉट तक जाके वो गायब हो गए। अब हैरत में एक साहब गए उस तरफ, देखा तो वहां बस एक कब्र थी, उस कब्र के ऊपर जाके वो गायब हो गए। बकौल इनके कि वो एक शहीद की कब्र थी। तो समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, वो बंदा कहाँ गया। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट वियर्ड स्टोरी। और अब हम आगे बात करते हैं हमारे एक दोस्त की, जो कि हमको इंडिया से लिखते हैं। तो हमारे दोस्त लिखते हैं ये हैं कि 1999 के अंदर ये फाइनेंशियली इनकी फैमिली स्ट्रगल कर रही थी। तो ये जहाँ रह रहे थे वहाँ मुस्तकिल रोज का पटा था मालिक मकान के साथ। तो ये लोग शिफ्ट कर गए, वहाँ से किसी और जगह किराए पे चले गए। तो ये बड़े खुश थे, लेकिन बाद में कहते हैं मुझे एहसास हुआ कि खुशी की तो कोई बात ही नहीं। तो ये एक मकान में मूव इन हुए फर्स्ट फ्लोर पे, जिसके नीचे काफ़ी मतलब रूम्स वगैरह थे, लेकिन ये तो ऊपर खैर बहरहाल किराए पे ऊपर के फ्लोर पे थे, जहाँ पे एक आध कमरे का मकान था और एक बराबर में फ्लैट था, और दोनों का एक ही शेयर्ड वॉशरूम था। कहते हैं कि आते के साथ ही कुछ दिन में मतलब दिवाली की त्यौहार पर इनके भाई को आग लग गई थी, तो उनके बाप ने इनको बचा लिया, तो सिर्फ उसकी टांग जली, वरना बड़ा प्रॉब्लम हो सकता था। कहते हैं वो पहला इंसिडेंट था जो कि हमको वार्निंग थी, वो हम शायद समझे नहीं। अब कहते हैं कि उनके बाद कुछ दिन गुजरे, मोहल्ले के दोस्तों से भी दोस्ती हुई, ये सब कुछ हुआ, तो उसने उन लोगों ने उनको बताया कि जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जिस कमरे में आप रह रहे हैं, वहां पे असल जो ओनर थे इस मकान के, उनकी अ, वालदा की का इंतकाल हुआ था उस कमरे में। और उस दिन के बाद से वो औरत इस कमरे में अजीब तरीके से जाते आते हुए हिलते हुए नजर आती थी, मोशंस के अंदर। लोगों ने मतलब पूरे मोहल्ले ने देखा उसको वहां पे अजीब तरीके से आगे पीछे घूमते फिरते। तो इसकी वजह से जो असल इस मकान के मालिक हैं, वो इस घर को छोड़ के किराए पे दे के भाग भाग गए यहाँ से टेक्निकली। तो बातें यानी सुनी अनसुनी कर दी, फिर उस तरीके से बातचीत निकलती रही। तो फिर इस घर के साथ अटैच्ड एक और बिल्कुल घर था, ये कह रहे हैं कि 20 साल से खाली पड़ा हुआ था। फिर जैसे जैसे जाहिर सी बात है दोस्तियां बढ़ती गई, तो उस इलाके के लड़कों के साथ तो बड़े भाई जो थे उन इलाके के, वो फिर कहानियां सुनाते थे, यहाँ क्या है, क्या यूं है, यूं यूं। तो ये बताते हैं कि बराबर वाला घर जो है इनका, जो मतलब जो घर के साथ अटैच था, वो कर्स्ड है। उधर कई औरतों की इंतकाल हो चुका है, प्रेग्नेंट औरतों का खासकर। तो उधर रातों में कभी कभी औरतों के रोने की आवाजें भी आती हैं। वो बड़ी खतरनाक जगह है, और उसके दरवाजे हटा के उनकी जगह शटर लगा दिए। अब ये सिलसिला चल ही रहा था कि बराबर वाले जो थे इनके,
उन्होंने कंप्लेन करना शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ जो है कोई खाना खा जाता है तो लोगों ने भी कहा कि भाई वो रात रात में कोई भूत छूत आता है, कोई चीज़ आती है, वो हमारे यहाँ खाना निकाल के खा जाता है, बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। तो बकौल इनके ये हंसते थे उन पे कि हाँ भूत आ गए इनका खाना खा के जाते हैं। अब वक्त गुजरता गया तो एक अफवाह फैली मोहल्ले में कि जो इनके बराबर अटैची घर था, जिधर शटर लगे हुए, उधर एक लाल अ, घाघरे में कोई औरत नाचती हुई लोगों को नजर आती है। तो ये और इनके जो छोटे भाई जो उस वक्त मेरे ख्याल 6-7 साल के थे, तो इस बात को नहीं मानते, तो फिर एक किसी मोहल्ले के लड़कों की डेर में आ गए कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमारे बराबर वाला घर है, मैं पता कुछ नहीं हुआ। तो रात में नहीं, क्योंकि छोटे थे, ज्यादा बड़े नहीं थे ये दोनों, तो दिन के टाइम, दोपहर के टाइम इन्होंने फैसला किया कि अंदर चक्कर लगा के आते हैं और इन लोगों को फिर बताते हैं कि कुछ भी नहीं है यहाँ। तो ये कहते हैं कि भाई एन दोपहरिए में ये शटर उठाने की कोशिश की, शटर थोड़ा सा उठा, दोनों ने मिल के जान लगाई, शटर थोड़ा सा उठा और ये नीचे से अंदर घुस गए। कहते हैं दोनों जैसे ही अंदर घुसे तो अंदर घुसते के साथ ही उस घर के अंदर घुंघरू की आवाज आना शुरू हो गई। अब ये जो बड़े भाई हैं जो स्टोरी हमें सुना रहे हैं, वो इधर उधर देखना शुरू हुआ, बोलने कौन मजाक कर रहा है मेरे साथ, मतलब वो समझे कि कोई इनको इस तरीके से इनकी तफरी ले रहा है। और मतलब जानबूझ के ये, मतलब पहले इनको बोला कि हाँ ये हो रहा है, अब हम जब आ गए हैं तो कुछ इनके साथ ड्रामा करेगा। लेकिन छोटा भाई ऑब्वियसली इतना बड़ा नहीं था, उसने रोना शुरू कर दी, वो डर गया। अब उसके डरने की वजह से इन्होंने कहा चल भाई निकलते हैं यहाँ से, छोड़ो। अब वो जब नीचे स्लाइड होके निकलने लगा तो वो शटर उसके पैरों पे गिर गया और फिर इन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से वापस खींच के अंदर की तरफ घर के वापस खींचा ताकि वो टांग उससे फ्री हो। जब उसको खींच के सीधा किया तो उन्होंने नोटिस किया कि एक लाल घाघरे और चोली के अंदर लंबे बालों वाली एक औरत नाच रही है अलग अलग स्पीड से उस वरांडे टाइप, उस वरांडे में जहाँ ये थे। एक बहुत ही फास्ट स्पीड से वो यूं यूं करके अलग अलग तरीके से एक अजीब किस्म की डांस जो नहीं कभी जिंदगी में नहीं देखा, वो नाच रही है और उसके घुंघरू की आवाजें आ रही हैं। इसको देख के तो ये दोनों पागलों की तरफ भागे, इधर वो शटर की तरफ, और उसको पीटने लगे, खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि बचाओ 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 खोलो। तो कहते हैं कि कोई बेचारा गुजर रहा था तो उसने ये सुन के शटर उठाया, तो जैसे ही थोड़ा सा उठा ये बिल्कुल नीचे से निकल गया और फिर वो बंद करवा दिया। ये बात इनकी वालदा को पता चली, इन्होंने ठीक ठाक इनको गालियां दी और मतलब निकलने पे पाबंदी लगा दी। लेकिन ये कहते हैं कि ये उसको भूल नहीं सकते, उस औरत। लेकिन बहरहाल इन्होंने कहा है कि ये मजीद के ऊपर बताएंगे। तो we'll be waiting for more stories related to that house. So thank you for sending in these stories, and I think you can tell कि मैं वीडियो आज करना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऑब्वियसली ये खबर सुनने के बाद जो हमारे एक पुराने सपोर्टर इस चैनल के हैं उनके साथ जो सानिया हो गया, लेकिन मैंने कहा कर जब कर लिए तो बस कर लेते हैं। और just pray for my friend and his family and his dearly departed mother, and take COVID seriously.
दिस वाज एपिसोड 67 और आई विल सी यू आफ्टर ब्रेक एंड मिलते हैं जल्द एक ब्रेक के बाद।